हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इस राजनीतिक हलचल के बीच ही कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर रामलाल मारकंडा दिल्ली पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा के साथ महेंद्र सिंह ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी थे और साल 2019 में बीजेपी के करीब 4 लाख की लीड को बचाने में वो नाकाम रहे थे और कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 8,500 मत से उन्होंने मात दे दी है। इसके अलावा लाहौल स्पीति से विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा भी अपने इलाके से लीड दिलाने में असफल रहे और यही नहीं बल्कि ऐसे कई अन्य विधायक भी इस सूची में शामिल हैं जो अपने हलके से लीड नहीं दिला सके। ऐसे में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य महेंद्र सिंह और जनजातीय जिला के नेता माने जाने वाले रामलाल मारकंडा का दिल्ली आना अपने आप में बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। इस मुलाकात में उपचुनाव में बीजेपी के विरुद्ध गए नतीजों को लेकर चर्चा हुई और अगर सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में उपचुनाव में बीजेपी के विरुद्ध गए नतीजों को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा दोनों ही मंत्रियों ने जगत प्रकाश नड्डा के सामने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट रखी। और हमारे साथ शिमला से विकास जुड़ गए हैं, दिल्ली से स्पर्श जुड़ गए हैं। सबसे पहले विकास का रुख करेंगे। विकास, किस तरह से इस मुलाकात को देखें? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जिस तरह से हलचल हुई है हिमाचल प्रदेश में, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बहुत ज्यादा देखने को मिली है। एक तरफ उपचुनावों में जो है करारी हार मिली है और क्लीन स्वीप कांग्रेस ने पूरी तरह से कर दिया है बीजेपी को। ऐसे में हलचल तेज है और चर्चाओं का बाजार गर्म है और चर्चाओं के बीच अब जो नेता हैं वो धीरे धीरे करके अब दिल्ली दौड़ में हैं। दिल्ली दौड़ इसलिए भी, एक तरफ जहां कुर्सी के ऊपर संकट मचा हुआ है, चर्चा इस बात को लेकर है कि बड़ा मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल जो है वो यहां पर किया जा सकता है। यही नहीं, कई मंत्रियों की छुट्टी जो है वहां यहां मंत्रिमंडल से की जा सकती है। चर्चाएं कुछ इस तरह की है, लेकिन इसी बीच जो खबर है, असल खबर है, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। दीपशिखा, देखिए कुछ दिन पहले दिल्ली में जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनके साथ बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ एक बैठक हुई थी। इस बैठक के जरिए जो मंथन जब किया गया कि क्या वो कारण है, किस तरह से इन कारणों को अब तलाशा जाए, समीक्षा किस तरह से की जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि संगठन के रूप से अगर बीजेपी को माना जाए तो काफी संगठित है। ऐसे में अनुशासन जो है वो बहुत मनाया जाता है। तमाम चीजों के बीच देखते हुए अब ये जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया कि भीतरघात हुआ है, महंगाई एक बहुत बड़ा हथियार था जो कि कांग्रेस ने यहाँ पर उसको अपनाया और जनता के बीच में गए, यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की करारी शिकस्त यहाँ पर हुई है। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जब दिल्ली में बैठक हुई, बीएल संतोष और जेपी नड्डा जब आपस में बैठे और बाकी लोगों के साथ जब यहाँ पर बातचीत की गई, तो ये यहाँ पर जो निर्णय जो है वो लिए गए कि अब धीरे धीरे करके जो चुनावी मैदान में जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, उन तमाम प्रभारियों को एक एक करके बुलाया जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि जब अब क्योंकि जो महेंद्र सिंह ठाकुर हैं ये मंडी संसदीय क्षेत्र के जो चुनाव के यहाँ पर प्रभारी थे, तो ऐसे में इनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या हार के कारण रहे, किन लोगों के कारण जो है भीतरघात हुआ है, ऐसे लोगों की सूची वो यहाँ पर बनाई जाए। और इसके साथ साथ बीएल संतोष क्योंकि हिमाचल दौरे पे भी थे, यहाँ पर भी जो है बैठकें की गई, धर्मशाला में भी बैठक की गई, शिमला में भी बैठक की गई और इस बैठक के जरिए संगठित करने की बात की जा रही थी कि चुनावों में पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर श्योर थी कि चारों की 4 सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए। और ऐसे में अब चारों की 4 सीटें हाथ से निकल चुकी हैं। चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है कि संगठन में हिमाचल प्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदल जो है वो यहाँ पर हो सकता है। कई पदाधिकारियों की छुट्टी की जा सकती है। यही नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है। अब देखना होगा कि चर्चा ही रहती है या संगठन के स्तर पर भी हाईकमान जो है वो अहम निर्णय यहाँ पर ले सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि जब बीएल संतोष के पास जब ये रिपोर्ट यहाँ से पहुंची कि भीतरघात हुआ है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो भीतरघात किया है, जिन्होंने, हमने जुब्बल कोटखाई में देखा कि जिस तरह से अनुशासनहीनता जो है वो सामने आई है संगठन के भीतर, कई ऐसे जो पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये तमाम जो लोग थे, इन्होंने भीतरघात यहाँ पर किया। और कांग्रेस अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के खिलाफ जो प्रत्याशी यहाँ पर
जो खड़े हुए थे बतौर आजाद उम्मीदवार, जो कि पहले भाजपा में ही थे, उनके तो पिताजी भी मंत्री रहे हैं और कई अहम पदों पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। चेतन ब्राक्टा की मैं बात कर रहा हूं। चेतन ब्राक्टा बतौर जो आजाद उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए थे, तो ऐसे में क्या उनके साथ कितने ऐसे लोग थे जो भीतरघात यहां पर जिन्होंने किया है? यही नहीं, इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग जो कि उम्मीदवारी की यहां पर दावे लगातार कर रहे थे, लेकिन चुनावी मैदान में उनको टिकट नहीं मिला और जिसके बाद बगावत उन्होंने की थी। लेकिन केंद्र की तरफ से अनुराग ठाकुर जब यहां पर पहुंचे और अलग अलग विधानसभाओं का दौरा किया, मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र का जब उन्होंने यहां पर दौरा किया, तो ऐसे बहुत से लोगों को समझाया बुझाया और ये बताया कि आपको उम्मीदवार जो भाजपा ने खड़ा किया है उसके लिए काम करना है। विकास, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, रुक करते हैं स्पर्श शर्मा का जो कि दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। स्पर्श, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है फिलहाल? देखिए, फिलहाल बैठक जो है जेपी नड्डा के आवास पर खत्म हो चुकी है और दोनों ही नेताओं की बात करें, महेंद्र सिंह और रामलाल मार्कंडे, दोनों से अलग अलग जो मुलाकातें हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। यानी पहले जो मुलाकात हुई थी वो आज जो महेंद्र सिंह है उनसे होती हुई नजर आई थी और जिस तरीके से मंडी क्षेत्र की बात करें तो उसके बारे में तमाम विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी को जो है वहां पर शिकस्त जो है झेलनी पड़ी। और उसके बाद जो मुलाकात हुई है वो रामलाल मार्कंडे की बात की जाए तो उनकी भी जो है मुलाकात लगभग आधे घंटे के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती हुई नजर आई है। बिल्कुल स्पर्श, हमारे साथ बने रही। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जिस तरह से अभी स्पर्श ने तमाम जानकारी दी है कि इसी को लेकर चर्चा हुई है कि क्यों वहां पर शिकस्त रही, चिंतन मंथन हुआ है हार को लेकर, विकास? बिल्कुल, देखिए भीतरघात एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस चुनाव के दौरान जो है, इन उपचुनावों के दौरान यहाँ पर नजर आया हिमाचल प्रदेश में। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से संगठन के भीतर जो लोग हैं उन्होंने काम नहीं किया, संगठन के लोग हैं और लेकिन फिर भी जो पार्टी के खिलाफ यहाँ पर काम किया है। कहीं ना कहीं जो खबरें हैं वो कई तरह की छनकर निकल कर सामने आ रही है। ये भी एक चर्चा का बाजार यहाँ पर गर्म इसलिए भी है कि जुब्बल कोटखाई में जो भाजपा के उम्मीदवार जिनको बनाया जाना था चेतन ब्राक्टा, लेकिन ऐन समय पर उनको टिकट ना देकर किसी महिला को वहां पर टिकट दे दिया गया, नीलम सराय को टिकट दिया गया, लेकिन उनकी जमानत जो है वो यहाँ पर जब्त हुई है। और ऐसे में ये पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से कोई पार्टी और उसके किसी प्रत्याशी की यहां पर जो है वो जमानत जब्त हो गई, तो बड़ी बात जो है ये इस समय इसको माना जा रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब हिमाचल प्रदेश के नेता जो हैं, खास करके वो नेता जो कि चुनावों में प्रभारी बनाए गए थे, चाहे वो उपचुनाव में अगर विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो प्रभारी बनाए गए थे, या फिर मंडी संसदीय सीट पर जो प्रभारी बनाए गए थे महेंद्र सिंह ठाकुर वो हैं, तो इसी तरह से जो है धीरे धीरे करके अब सभी पदाधिकारियों को तलब किया गया है, जिला अध्यक्षों को तलब किया गया है, इसके साथ साथ जो चुनाव में जो प्रभारी रहे हैं इनको तलब किया गया है और इनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कारण जो है वो देखें। क्योंकि देखिए ये अभी तो उपचुनाव थे और इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश में 2022 की क्या राह होगी, किस तरह से 2022 में अब भाजपा तो दावा कर रही है कि वही सत्ता जो है वो दोबारा हासिल करेगा, यानी कि रिपीट मिशन की बात जो यहाँ पर की जा रही थी, आखिरकार वो मिशन रिपीट के किस तरह से मायने निकलेंगे, किस तरह से मिशन रिपीट यहाँ पर होगा, इन तमाम चीजों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। इसको लेकर 22 नवंबर से पहले एक बड़ी बैठक जो है, जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो यहाँ पर होगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली दरबार में अब नेताओं को तलब किया जा रहा है। कुछ नेता तो इसलिए भी जा रहे हैं कि वहां पर अपनी जो सीट है मंत्रिमंडल के अंदर वो बचानी है, इसके साथ साथ कामकाज का ब्यौरा देना है, संगठन का ब्यौरा देना है, भीतरघातियों का जो भीतरघात जिन लोगों ने किया है, या वो लोग जो संगठन में फिट नहीं बैठ रहे हैं लेकिन पदाधिकारी हैं, ऐसे तमाम लोगों की चर्चा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है भाजपा के वहां पर की जा रही है। विकास, जिस तरह से भी आपने एक बात कही कि जो संगठन में फिट नहीं बैठे हैं, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल में कई बदलाव हो सकते हैं अब सिचुएशन को देखते हुए? देखिए बिल्कुल चर्चा इस बात की भी थी कि तुरंत जब चुनाव जो हैं ये खत्म हुए और उसके बाद जब जो सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने नहीं आए, भाजपा जो चाह रही थी परिणाम उसके अकॉर्डिंगली वो परिणाम नहीं आए, लेकिन ये चर्चा जरूर थी कि अब मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। तो हम जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं बदला जा रहा है। ये स्थिति बिल्कुल संगठन की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से स्पष्ट की जा चुकी है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर बदलाव जो है हिमाचल प्रदेश में फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ संगठन में फेरबदल जो है वो जरूर होगा। ये हमारे सूत्र बताते हैं। संगठन में इसलिए भी क्योंकि संगठन ही वो चीज है, संगठन ही एक ऐसी चीज है जिसके और सरकार के बीच में जो तालमेल होगा
तालमेल को लेकर, और तभी 2022 की राह जो है वो यहाँ पर आसान होगी। लेकिन उससे पहले चुनौती बहुत है, भीतरघात। ये बहुत बड़ी बात है कि भीतरघात से किस तरह से भाजपा निपटेगी, किस तरह से उन लोगों का पता लगाया जाएगा जो भीतरघात करके इन उपचुनावों में हार जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ऐसे में समीक्षा जो है जरूर होगी, और पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो समीक्षा इस बाबत करेंगे। एक बैठक जो है बहुत जल्द यहाँ पर आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी जो तिथि है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि संगठनात्मक रूप से हिमाचल प्रदेश भाजपा में, संगठन में बड़ा फेरबदल जो है उसके संकेत जरूर यहाँ पर मिल रहे हैं। दीपशिखा। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। स्पर्श, एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि दोनों मंत्रियों ने अलग अलग जो मीटिंग की है जेपी नड्डा से, तो दोनों में विषय क्या रहे? इसके अलावा बीजेपी में हार के मंथन को लेकर इसके अलावा क्या कुछ विषय रहे मुख्य? देखिए, उपचुनाव के संदर्भ में ही जो है ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है, और जिस तरीके से परिणाम आने चाहिए थे, 4 जो है सीटें थी और चारों में ही जो है बीजेपी की हार हो जाती है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर जो है देखा जा रहा था, और जिस तरीके से कार्य मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये जो विधानसभा चुनाव है वो जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बावजूद हार हुई। तो अब हार किस तरीके से हुई, क्या कुछ उसके पीछे कारण रहे, और इन हार से क्या कुछ सबक जो है लिया जा सकता है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार जो है बनती हुई नजर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा यहां पर हुई है। ऐसे में कई बड़े बदलाव आने वाले समय में हो सकते हैं, और वो बड़े बदलाव संगठन में जो है ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है।